Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will revise our whole chapter marketing process. Basically it will be a short revision session. Firstly, process of marketing. The prime aim of marketing is to see that goods and services move from the producer to the ultimate consumer. अब प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग में क्या होता है कि जैसे हमें अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को मूव करना होता है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, तो उसमें बहुत सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। लाइक जैसे मार्केटिंग मिडल मैन इंक्लूड होते हैं, मर्चेंट मिडल मैन, एजेंट मिडल मैन। मर्चेंट मिडल मैन मतलब कि होलसेलर्स एंड रिटेलर्स, एजेंट मिडल मैन लाइक ब्रोकर्स एंड कमीशन एजेंट्स। ये सभी मिलके जो गुड्स हैं वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक मूव करने में हेल्प करते हैं। The three major marketing processes are concentration, equalization and dispersion. सबसे पहले concentration. Concentration means bringing the goods at some important and convenient centers to make possible effective and economical distribution. अब concentration क्या होता है कि हम goods को एक ऐसी जगह पर लेकर आते हैं जिससे आगे distribution करना easy हो जाए। मतलब कि हम goods को एक ऐसे center point पे ले आते हैं जिससे आगे distribution करने में help हो जाए। Like जैसे क्या होता है कि होलसेलर्स हैं, जैसे होलसेलर्स का जो भी सेंटर पॉइंट होता है वो नज़दीक होता है, तो रिटेलर्स को इजी हो जाता है वहाँ से गुड्स को कलेक्ट करना। और इक्वलाइजेशन का मतलब होता है इक्वलाइजेशन occurs between the process of concentration and the process of dispersion. अब इक्वलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम उतनी प्रोडक्ट्स की सप्लाई करें जितनी उसकी डिमांड चल रही है। ऐसे ना हो कि डिमांड उसकी कम है और हमारी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, या फिर डिमांड बहुत ज़्यादा और उसकी सप्लाई इतनी नहीं है। थर्ड है डिस्पर्जन। अब डिस्पर्जन का मतलब होता है, डिस्पर्जन सबसे इम्पॉर्टेंट है और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बिकॉज द गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड कंसनट्रेटेड हैव नो वैल्यू अनलेस दीज आर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द सेंटर्स ऑफ फाइनल कंजम्पशन। तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी गुड्स की जब तक वो गुड्स कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंचेंगी। डिस्पर्जन का मतलब होता है ये लास्ट स्टेज है कि अब हमने अपनी गुड्स को कंज्यूमर्स तक सप्लाई करना है। नेक्स्ट है अब मार्केटिंग फंक्शंस बहुत अथॉरिटीज़ के द्वारा आगे मतलब क्लासिफिकेशंस की गई थी। लाइक जैसे क्लार्क एंड क्लार्क के द्वारा की गई थी, या फिर हैरी एल हैंसन ने की थी, और एक थी कंडिफ स्टील एंड गोवानी। हमने कंडिफ स्टील एंड गोवानी के अकॉर्डिंग मार्केटिंग फंक्शंस को रीड किया है। सबसे पहले इसमें है मर्चेंडाइजिंग फंक्शंस, फिर है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑक्सिलरी फंक्शंस। इन मर्चेंडाइजिंग फंक्शंस इंक्लूड प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, स्टैंडर्डाइजिंग एंड ग्रेडिंग, बाइंग एंड असेंबलिंग एंड सेलिंग। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, एंड इन ऑक्सिलरी फंक्शंस इंक्लूडिंग मार्केटिंग, रिस्क बियरिंग, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले पढ़ेंगे मर्चेंडाइजिंग फंक्शंस। मर्चेंडाइजिंग फंक्शंस में सबसे पहले प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। अब प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है? प्रोडक्ट प्लानिंग इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एंटायर मार्केटिंग प्रोग्राम। प्रोडक्ट को प्लान करना कि हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, फीचर्स, कलर, साइज़, शेप प्रोडक्ट की कैसी होनी चाहिए, और हमेशा हमें ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है या प्रोवाइड करना है जो कि कंज्यूमर्स की नीड्स को एंड वांट्स को, डिज़ायर्स को पूरा कर सके। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं। लाइक सबसे पहले हमने अपने आइडिया को क्रिएट करना होता है, फिर हमें उस आइडिया को स्क्रीनिंग करना है, देन डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ द कंसेप्ट टू फाइंड आउट द बेस्ट प्रोडक्ट आउट ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स, फिर इवेल्युएटिंग इट्स प्रोस्पेक्टस, देन हमें प्रोडक्ट को फिजिकल शेप प्रोवाइड करवानी है, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, यानी कि प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करनी है। नेक्स्ट है अब उस प्रोडक्ट को ट्रायल के लिए मार्केट में भेजना है, फिर उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग को फिक्स करना, देन प्रोड्यूसिंग फॉर सेल, और उसके बाद क्या करते हैं कि हम प्रोड्यूस करते हैं सेल करने के लिए, यानी कि कमर्शियलाइजेशन होती है।
Second is standardizing and grading. अब standards are model products which serve as basis of comparison with other products. It gives the idea of uniformity of quality. Standardization marketing में बहुत helpful है. Like जैसे buyers को goods को purchase करना होता है तो वो सबसे पहले specimen को examine करते हैं कि उन्हें जो भी sample दिखाए जाते हैं उसको examine करके वो product को buy करते हैं. अब इससे क्या होता है कि sellers and buyers दोनों की botheration कम हो जाती है और ये seller इंश्योर करते हैं कि उसके जो भी बाकी प्रोडक्ट्स बचे हैं, जो भी उसके लोट हैं, वो सभी सैंपल के अकॉर्डिंग है. स्टैंडर्डाइजेशन की हेल्प से क्या होता है कि हमारा जो भी एडवर्टीजमेंट का खर्चा होता है वो भी बच जाता है एंड द स्टैंडर्डाइज गुड कैन बी एडवर्टाइज प्रॉपरली. अब ग्रेडिंग क्या होता है कि हम प्रोडक्ट्स को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं. लाइक जैसे प्रोडक्ट्स को साइज़ के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर दिया, क्वालिटी के अकॉर्डिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई कर देते हैं. ठीक है. अब इससे क्या होता है कि उसके बाद हम ग्रेड्स दे देते हैं अपने प्रोडक्ट को. लाइक जैसे रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल हमारा फील्ड से आता है, फॉरेस्ट से आता है, माइन से आता है. फील्ड से लाइक जैसे कॉटन हो गई, शुगर केन हो गई, और फॉरेस्ट टिम्बर, माइंस हो गई. तो वो हमेशा यूनिफॉर्म क्वालिटी में नहीं होते, तो हम उसको क्या करते हैं, ग्रेड्स दे देते हैं, उनको डिफरेंट क्लासीफाई कर देते हैं. इसकी हेल्प से क्या होता है कि बायर्स को आइडेंटिफाई करना भी ईजी हो जाता है और वो ग्रेड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को इजीली बाय कर लेते हैं. नेक्स्ट है बाइंग एंड असेंबलिंग. अब बाइंग, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन ऑल बिजनेस कंसर्न्स. इट कैन बी रिगार्डेड एज द फर्स्ट स्टेप इन मार्केटिंग. अब जो ट्रेडिंग कंसर्न के लिए प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं वो इसीलिए बाय करते हैं कि ताकि आगे वो अपने प्रोडक्ट्स को रीसेल कर दे. इससे क्या होगा कि उनको प्रॉफिट होगा, जो ट्रेड पर्पज़ के लिए प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं. बाइंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग गुड्स एट द राइट प्लेस एट अ राइट टाइम, राइट क्वान्टिटी एंड क्वालिटी, एंड फॉर्म अ राइट सोर्स ऑफ सप्लायर्स. एंड असेंबलिंग क्या होता है कि असेंबलिंग का मतलब होता है, लाइक जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं. लाइक जैसे बाइक्स हो गई, बाइक्स बहुत डिफरेंट पार्ट से बनी हुई होती है. तो ये नहीं होता कि हर एक कंपनी जो भी बाइक्स बना रही है कि उसके सभी पार्ट्स वहीं पे अवेलेबल हो जाते हैं. कई बार कंपनी क्या करती है कि डिफरेंट पार्ट्स लेके उसको असेंबल करती है. इससे क्या होता है कि वो एक प्रोडक्ट को कंज्यूमेबल यूनिट बनाती है कंज्यूमर्स के लिए. लाइक जैसे बाईसाइकिल्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गई, प्लांट एंड मशीनरी, रेडियोज एंड अदर इंजीनियरिंग गुड्स आर दी एग्जांपल्स ऑफ असेंबल्ड आइटम्स. नेक्स्ट है सेलिंग. अब सेलिंग क्या है? Selling refers to the process of transfer of ownership of goods or services to a buyer in exchange of money. Buying and selling दोनों ही बहुत important point है. लाइक सेलिंग की हेल्प से क्या होता है कि जितनी ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट की सेल होगी उतना ही प्रॉफिट होगा. अब सेलिंग का मतलब ये नहीं होता कि हमें एग्जिस्टिंग डिमांड को ही सेटिस्फाई करना है कंज्यूमर्स की, बल्कि ये भी होता है कि हमें उनके डिमांड को क्रिएट भी करना है. सेलिंग नॉट ओनली मीन्स सेटिस्फाइंग एन एग्जिस्टिंग डिमांड बट ऑल्सो क्रिएशन ऑफ डिमांड. अब सेलिंग करने के बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं. सबसे पहले है इनडायरेक्ट सेलिंग. अब इनडायरेक्ट सेलिंग क्या होती है? लाइक जैसे हम मीडिया की हेल्प से अपने प्रोडक्ट की सेल कर रहे हैं, लाइक पब्लिसिटी हो गई, एडवर्टीजमेंट हो गई. नेक्स्ट है पर्सनल सेलिंग. अब पर्सनल सेलिंग क्या होता है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है एक कंज्यूमर में और एक प्रोड्यूसर के बीच में. Personal selling is a face-to-face or person-to-person method of communicating business information to prospective buyers. नेक्स्ट है सेल बाय इंस्पेक्शन. अब गुड्स को क्या करते हैं? सेल करते हैं बाय इंस्पेक्शन से. मतलब कि इसमें क्या होता है कि जब बायर इसमें गुड्स को इंस्पेक्ट करके परचेज करते हैं. He may enter into an agreement for the supply of such goods. Selling by inspection is suitable where the goods are not standardized or goods are of the perishable nature. नेक्स्ट है सेल बाय डिस्क्रिप्शन. अब सेल बाय डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि कई बार बायर्स के पास इतना टाइम नहीं होता या अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो हर टाइम गुड्स को पहले इंस्पेक्ट करे फिर उसके बाद उसको परचेज़ करे. तो जो भी गुड्स के पीछे उसकी डिस्क्रिप्शन दी होती है जिस पे बताया होता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी ये है,
उसकी क्वांटिटी ये है या उसके इसमें बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स ये यूज़ किए गया है। तो इसकी हेल्प से क्या होता है कि प्रोडक्ट को बाय करना बायर के लिए इजी हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि प्रोडक्ट कैसा है। द डिस्क्रिप्शन में रेफर टू कंटेंट, मेजरमेंट, शेप, डिज़ाइन, ग्रेड और ब्रांड। सेल बाय डिस्क्रिप्शन वाइडन्स द मार्केट। और जैसे डिस्क्रिप्शन की हेल्प से क्या होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को ऑल ओवर दी वर्ल्ड भी सेल कर सकते हैं, बट हम इंस्पेक्शन की हेल्प से अपने प्रोडक्ट को ऑल ओवर दी वर्ल्ड नहीं सेल कर सकते। नेक्स्ट है सेल बाय सैम्पल। अब सेल बाय सैम्पल क्या है कि सबसे पहले हम एक सैम्पल रख लेते हैं, उस सैम्पल को बायर्स को दिखाते हैं, फिर बायर्स को अगर वो सैम्पल सेटिस्फाई लगता है तभी वो आके गुड्स को परचेज़ करते हैं। नेक्स्ट है सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न। इसमें क्या होता है कि सेलर अपनी गुड्स को बायर तक पहुंचाता है, अगर बायर उस गुड से सेटिस्फाई हो जाता है तो वो अप्रूवल दे देता है। इससे क्या होता है कि देन उसमें एक एग्रीमेंट हो जाता है सेल का। बट अगर कई बार क्या होता है कि गुड्स कंज्यूमर उसके गुड से सेटिस्फाई नहीं होता तो उसमें क्या होता है, देयर इज़ द नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मेल ऑर्डर सेलिंग। मेल ऑर्डर सेलिंग में क्या होता है कि इसमें बायर पहले अपने गुड्स को इंस्पेक्ट करके परचेज़ नहीं करता। वो जैसे न्यूज़पेपर में या फिर मैगजीन्स में ऐड देखता है, एडवर्टीज़मेंट देखता है, वहीं से प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेता है। पहले प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट है फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन। इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब स्टोरेज क्या है? स्टोरेज इज़ डिफाइंड एज द मार्केटिंग फंक्शन दैट इन्वॉल्व्स होल्डिंग गुड्स बिटवीन द टाइम ऑफ देयर प्रोडक्शन एंड देयर फाइनल सेल। मेनली क्या होता है कि जब भी हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं ऐसे नहीं होता कि वो साथ के साथ कंज्यूम हो जाती हैं, उनके बीच में प्रोडक्शन और कंजम्पशन में एक टाइम गैप होता है, तो उसी को मेनली मेंटेन करके रखते हैं स्टोरेज। Storage, in simple words, storage is the process of preserving goods from the time they are produced till they are needed for consumption. अब स्टोरेज की हेल्प से क्या होता है कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, लाइक जैसे टाइम यूटिलिटी कैसे होता है कि कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं हमारे जो हमें पूरा साल हम उसके प्रोडक्शन करते हैं, बट उसको कंज्यूम हम सीजनल पर्पज़ के लिए करते हैं, तो हम ऐसे प्रोडक्ट्स को स्टोर करके रख देते हैं। प्लेस यूटिलिटी, इससे क्या होता है कि हमारे जो भी प्लेसेस होती हैं, जैसे प्लेस यूटिलिटी हेल्प करता है कि जो स्टोरेज होते हैं वो कई बार रिटेलर्स के होलसेलर का जो स्टोरेज होता है वो रिटेलर को नज़दीक पड़ जाता है, तो वो वहीं से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है होलसेलर के स्टोरेज से। इससे क्या होता है कि उसको गुड्स बहुत कुछ टाइम में मिल जाती हैं, और इससे क्या होता है कि रेगुलर प्रोडक्शन होती रहती है। अगर कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाती हैं, लाइक एमरजेंसीज़ की ज़रूरत होती है, तो हमारी गुड्स स्टोरेज की होती हैं, तो हम इजीली उनको क्या कर सकते हैं, अवेलेबल करवा सकते हैं, रिस्क कम हो जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पर्सनस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से क्या होता है कि हम अपने गुड्स को इजीली मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। कोई भी नेशन, कोई भी वर्ल्ड विदाउट ट्रांसपोर्टेशन प्रोग्रेस नहीं कर सकता। अगर किसी के पास एफिशिएंट और सफिशिएंट फैसिलिटीज़ नहीं है ट्रांसपोर्टेशन की, वो प्रोग्रेस नहीं करेगा। नेशन जैसे एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री नेशनल ऑर्गेनिज्म के लिए एक बॉडी और बोन्स है, वैसे ही ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नर्व्स हैं। देन ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से क्या होता है कि हम ट्रांसपोर्ट इंक्रीजेज द मोबिलिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल, वाइडन्स द मार्केट, लीड्स टू स्पेशलाइजेशन एंड डिवीज़न ऑफ लेबर। अब इसकी हेल्प से क्या होता है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी तो हम बल्क में रॉ मटेरियल को नहीं लेके आ सकते या गैदर नहीं कर सकते हम लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स, या हम अपने फिनिश्ड गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते इजीली। सो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑक्सिलरी फंक्शंस। अब ऑक्सिलरी फंक्शंस में इंक्लूड है सबसे पहले फाइनेंसिंग। हर एक बिज़नेस के लिए फाइनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी बिज़नेस बड़ा हो छोटा हो, उसको अपने टारगेट्स को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए फ़ाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी भी फर्म के पास एडिक्वेट फाइनेंस नहीं होगा तो वो फर्म अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएगी। फाइनेंस इज़ नीडेड टू क्रिएट प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ थ्रू परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जैसे फाइनेंस हमारी, अगर जैसे हमें फिक्स्ड एसेट्स को परचेज़ करना है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, उन सभी
नीड्स को पूरा करती है। अगर वेजेस एंड सैलरीज पे करनी है, रॉ मटेरियल परचेज करना है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, स्टोरेज, इंश्योरेंस या डे टू डे एक्सपेंसेस है, इन सभी एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए हमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। सो वंस ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज़ देयरफॉर टू फुलफिल द नीड्स ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट है रिस्क बियरिंग। अब रिस्क क्या होता है कि हर एक बिजनेस में रिस्क होता है। The marketing process is also confronted with risk of many kinds at every stages. Like जैसे रिस्क कैसे हो गई कि रॉ मटेरियल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई, या डिमांड हमारी कम हो गई प्रोडक्ट की, लेबर के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो गए, गवर्नमेंट ने हमारे बिजनेस पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, या नेचुरल कैलिमिटी लाइक अर्थक्वेक आ गई, फ्लड्स आ गई, ठीक है। या फिर क्या होता है कि इंडस्ट्रीज़ में मशीनरी ब्रेकआउट हो जाती है, वर्कर्स स्ट्राइक के लिए चले जाते हैं, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, किसी भी तरह का रिस्क हो सकता है। जितना मतलब रिस्क होगा उतना हमारा क्या होता है, फर्म लॉस में चली जाती है। तो हर एक बिजनेसमैन ट्राई करता है कि वो अपने रिस्क को कंट्रोल या मिनिमाइज़ कर सके, बट वो कभी भी अवॉइड नहीं कर सकता। सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस एक्सप्लेन्ड लाइक, और क्या होते हैं कि ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग मीन्स गिविंग अ नेम टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट सो दैट द कंज्यूमर इज एबल टू डिस्टिंग्विश हिज प्रोडक्ट फ्रॉम अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स। अब ब्रांडिंग की हेल्प से क्या होता है कि कंज्यूमर सिमिलर प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करने में, डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है ब्रांड। लाइक जैसे सॉप हो गई, सॉप बहुत तरह की मार्केट में अवेलेबल है, बट अगर हम उनको बोलेंगे कि डेटॉल की सॉप, लक्स की सॉप या वीविल की सॉप, तो ब्रांड के नेम से क्या होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को ईजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अ ब्रांड में कंसिस्ट ऑफ वर्ड, नंबर और सिंबल। ब्रांड को बनाने के लिए, ब्रांड जब हम रखते हैं अपने प्रोडक्ट को, देन हमेशा 3 बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि ब्रांड का नेम इतना इजी होना चाहिए और प्रोनाउंस करना इतना इजी हो ताकि कंज्यूमर्स उसको इजीली याद रख सके और प्रोनाउंस कर सकें। अ ब्रांड नेम शुड बी अट्रैक्टिव। ब्रांड का नेम अट्रैक्टिव होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ को सुजेस्ट करे। अ ब्रांड नेम शुड रिमेन कांस्टेंट फॉर फेयरली अ लॉन्ग पीरियड। ब्रांड का नेम क्या ऐसा होना चाहिए कि लॉन्ग पीरियड के लिए कांस्टेंट रहे, जिससे क्या हो कि कंज्यूमर ब्रांड के साथ फैमिलियर हो सके। नेक्स्ट है पैकिंग एंड पैकेजिंग। Packing goods are packed in suitable containers to protect them from spoilage, breakage और लीकेज। अब गुड्स को हमें पैक करके रखना चाहिए प्रॉपरली ताकि हम उसको ब्रेकेज से, लीकेज से, स्पॉइलेज से बचा सके। लाइक जैसे पैकेजिंग की हेल्प से क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो अट्रैक्टिव दिखने लग जाता है, कंज्यूमर्स और डीलर्स को हैंडल करना ईजी हो जाता है, प्रोडक्ट के ऊपर डस्ट नहीं होती। तो हमारा पैकेजिंग की हेल्प से बहुत मतलब प्रोडक्ट की ईजिली सेल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि पैकेजिंग ऑल्सो गिव्स आइडेंटिटी और इंडिविजुअलिटी टू द प्रोडक्ट। और पैकेजिंग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को आइडेंटिटी भी प्रोवाइड करता है। Thank you. In next lecture, we will start a new chapter, marketing planning. So stay tuned, and if you guys like this video, please subscribe my channel and also press bell icon to never miss any update.